गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोक गायन। कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक गायन होता है और क्या विशेषता है उसकी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, मध्य प्रदेश के लोक गायन। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले लोक गायन में मालवा के लोक गायन। मालवा में कौन कौन से लोक गायन होता है। पहला लोक गायन है भरतरी। कौन सा गायन है हमारा? भरतरी। अब देखिए, भरतरी जो गायन होता है मालवा का एक महत्वपूर्ण गायन है। भरतरी गायन मालवा क्षेत्र में प्रातःकाल नाथ संप्रदाय के लोग, नाथ एक संप्रदाय होता है वहाँ पर मालवा में, लोगों का एक सामूहिक रूप से चिकारा, सितार, तबला आदि वाद्य यंत्रों के साथ भरतरी कथा का गायन करते हैं। ठीक है, ये जो एक राजा हुए हैं वहाँ पर उज्जैन में, ठीक है, उनके गायन करते हैं भरतरी के। ठीक है, चिंकारा प्राचीनतम और पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो भरतरी थे उज्जैन के राजा थे। ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम था पिंगला। ठीक है, जो नारियल की नट्टी, बांस और घोड़े के बाल से निर्मित होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भरतरी गायन की परंपरागत लोक शैली प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में भी ये भरतरी गायन प्रचलित है मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन में आए मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो विशेषकर आपको लगाना है मालवा। ठीक है, और मध्य प्रदेश ऑप्शन ना हो तो छत्तीसगढ़ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, मालवा नहीं हो तो। भरतरी लोक गायन के अंतर्गत मालवा के गांवों में आज भी नाथपंथी लोग गोपीचंद, कथा, गोरखवाणी, कबीर, मीरा आदि के भजन गाते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, ये आज भी वहाँ पर गीत गाए जाते हैं मालवा में। ठीक है, गाँवों में मिलेगा ये। अब इसके बाद मालवा का अगला गायन है संजा गीत। ठीक है, संजा गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है मालवा में, ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है विशेष। अब देखिए, संजा गीत में क्या करती है, किशोरियाँ गोबर से दीवार के ऊपर संजा बनाती है, उसके अंदर सूर्य वगैरह के चित्र बनाती है और कई प्रकार के उसके अंदर चित्र बनाती है, गोबर से बनाती है डेली। लगभग 8 दिन तक चलता है। ठीक है, संजा गायन। अब देखिए, कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो मालवा क्षेत्र में संजा गीत किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति। ठीक है, इसमें गीत भी गाती है वो और चित्र भी बनाती है और गोबर से। ठीक है, इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कोई वाद्य यंत्र यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, मौखिक गीत गाते हैं। और गीत पितृपक्ष में शाम के समय किशोरियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, शाम के समय गाए जाते हैं। ठीक, संजा गीत, संजा गायन बोला जाता है जिसे सामान्य लोकल भाषा में वहाँ पर। इसके बाद है हिड़ गायन। हिड़ गायन लगभग पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको, पर इसमें मालवा में विशेष रूप से हिड़ गाई जाती है। ठीक है, देखिए, मालवा क्षेत्र में श्रावण महीने में हिड़ गायन की प्रथा है, जो मुख्यतः अहीरों का औदान पारक लोक व्याख्या आवाख्या, इसमें कृषि, संस्कृति और 11 माता की कथाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक, 11 की कथाएं गाई जाती किसमें, हिड़ गायन में। और हिड़ गायन होली, दिवाली, जन्माष्टमी और नवरात्रि और गोवर्धन पूजा के समय विशेष रूप से गाई जाती है। जो ये त्योहारों के नाम बताए गए, इस समय विशेष गाँवों में टोली बनाकर हिड़ गाते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिड़ गायन उच्च स्वर और शास्त्रीय शैली ये आलाप में गाए, मतलब ये जो हिड़ गायन है इसमें चिल्ला चिल्ला कर वो गाते हैं। ठीक है, जोर जोर से गाते हैं हिड़ गायन में। और कई बार गाँव में इसके साथ गाते हुए वो जुलूस भी निकालते, पूरे गाँव में घूमते भी, भ्रमण भी करते हैं। इसके बाद देखिए, बरसाती बारात। क्या है अगला अब हमारा? बरसाती बारात। अब देखिए, इसमें चंपू काव्य, चंपू काव्य मालवी गद्य पद्य का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है चंपू काव्य में। बरसात ऋतु कथा गीत है। ठीक है, बरसात आती है तब इसको गीत की तरह गाते हैं, कथा गीत हैं जो बरसात के समय गाया जाता है, इसीलिए इसे बरसाती गीत, बरसाती बारात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? और बरसाती गीत को बरसाती बारात, मतलब जब बारिश आती है तब इस गीत को गाते हैं, इसलिए बरसाती बारात कहा जाता है इसको। और कहाँ होता है ये? मालवा में। अब देखिए, निर्गुण गायन भी होता है मालवा में, निर्गुण गायन। ठीक है, अब देखिए, निर्गुण गायन में क्या होता है, इसमें केवल गीत गाए जाते हैं। ठीक, निर्गुण लोक गायन मालवा की प्राचीन परंपरा है जिसमें कबीर के आध्यात्म की छाप होती है। जो निर्गुण गायन होता है इसमें कबीर के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तथा नाश्वर शरीर, आत्मा की अमरता और परमात्मा संबंधी तत्वों की सरलता ग्रामीण प्रतीकों के माध्यम से विवेचना होती है। ठीक है, निर्गुण अथवा निर्गुणीय गायन क्षेत्र में प्रहलाद टिपानियाँ, भैया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रहलाद टिपानियाँ मालवा क्षेत्र से। ठीक है, अब जो प्रहलाद टिपानिया, इनका प्रश्न कई बार पूछा जाता है
कि प्रहलाद टिपानिया कौन है, तो ये भैया निर्गुण भक्ति गायन है और ये कबीर के गीत गाते हैं। और जो प्रहलाद टिपानिया ने पद्मश्री सम्मान भी दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये ज़रूर ध्यान रखें आप। तो प्रहलाद सिंह टिपानिया इनका पूरा नाम है, अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है। हिड़ गायन में मतलब निर्गुण भक्ति गीत गायन में कबीर के विशेष गीत गाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है मालवा में, जिन्हें कबीर, मीरा, रैदास आदि के भक्ति पदों का गायन किया है, ठीक। इन्होंने इनके गीत भी गाए हैं, ठीक है। कबीर के साथ साथ मीरा और रैदास के भी भक्ति गीत गाए हैं। निर्गुण गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है, ठीक है, नारदीय भजन भी कहा जाता है। इसके बाद है रेलो गीत। क्या है अगला गीत, कौन सा है हमारा, रेलो गीत। अब देखिए रेलो गीत यहाँ भील व कोरकू जनजाति के द्वारा गाया जाता है और रेलो गीत मुख्य रूप का प्रमुख रूप है, ठीक है। और यहाँ नव युवक और युवतियों के द्वारा गाया जाता है रेलो गीत। इसके बाद अगला है निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन से लोक गायन होता है, ये पीएससी प्री में आया हुआ है पिछली बार। कलगी तुर्रा कहाँ पर होता है, कौन से क्षेत्र में होता है, कलगी तुर्रा। तो देखिए निमाड़ क्षेत्र में कलगी तुर्रा एक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है, ठीक है। इसमें गीत गाए जाते हैं, लोक गायन शैली है। और यहाँ प्राचीन लोक गायकी है जिसका प्रसार निमाड़ क्षेत्र से मालवा तक फैला हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें प्रश्न ये आया था और इसके दोनों ऑप्शन सही बताए गए थे कि जो कलगी तुर्रा है, पिछली पीएससी का एक प्रश्न था, एक कलगी तुर्रा कौन से क्षेत्र में होता है, तो वैसे तो ये ज़्यादातर निमाड़ क्षेत्र में होता है, ठीक है, और मालवा क्षेत्र में, मतलब निमाड़ में ज़्यादा प्रचलित है, मालवा में कम प्रचलित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मालवा भी दिया हुआ था और निमाड़ भी, तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन सही बताए गए हैं, ठीक है, कि मतलब दोनों जगह होता है और दोनों जगह ही होता है मालवा निमाड़, पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख प्रसिद्ध है, फिर मालवा में कम प्रसिद्ध है, ठीक है, कलगी तुर्रा। और यहाँ एक रात्रि के समय चंग, लकड़ी और तारों से निर्मित वाद्य यंत्र है, ठीक है। चंग क्या है, लकड़ी और तारों से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाते हैं, कि थाप पर शिव की आराधना में गाया जाता है, ठीक है, शिव की आराधना में गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कलगी तुर्रा गायन में दो अखाड़े होते हैं। क्या होते हैं, कलगी तुर्रा में दो अखाड़े होते हैं, एक कलगी अखाड़ा और दूसरा तुर्रा अखाड़ा, ठीक है, मतलब दो अखाड़े होते हैं, एक कलगी कहलाता है और एक क्या कहलाएगा, तुर्रा अखाड़ा। अखाड़े के गुरु को क्या कहा जाता है, तो उस्ताद कहते हैं, जो उसका प्रमुख होता है अखाड़ों का, उसे हम उस्ताद कहते हैं, ठीक है, उस्ताद। इसके बाद देखिए संत सिंगाजी के भजन होते हैं, ठीक है। 15वीं शताब्दी में संत सिंगाजी एक प्रमुख निर्गुण कवि थे। क्या थे, निर्गुण संत कवि थे। इनके द्वारा प्रचलित निर्गुण पदों को आज भी भजन के रूप में गाया जाता है। जो इनके गीत थे वो आज भी भजन के रूप में गाए जाते हैं, निर्गुण भक्ति के कवि हुए हैं। और ये भजन आध्यात्मिक साधना से युक्त है तथा निमाड़ और मालवा क्षेत्र में किसी भी अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है। इन भजनों को मृदंग, झांझ के साथ उच्च स्वरों में गाया जाता है, ठीक, उच्च स्वर में गाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है मसाण, मसाणिया, ठीक। क्या होता है मसाणिया, अब देखिए सामान्य मसाणिया का मतलब होता है शमशान। क्या होता है, शमशान। अब इसमें जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जब किसी व्यक्ति को शमशान ले जाते हैं उस समय गीत गाते हैं, ठीक है, उसकी मुक्ति के लिए। आगे देखते हैं, तो उसे मसाणिया गीत कहते हैं। अब देखिए ये भी मालवा में, निमाड़ में होता है, निमाड़ के साथ मालवा में भी होता है, ठीक है। निमाड़ में मृत्यु गीतों को मसाणिया अथवा काया खोज गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काया खोज। ये गीत आत्मा की अमरता और शरीर के नाशवरता संबंधी पारस्परिक गीत हैं, ठीक है। ये गीत समूह में गाए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में गाते हैं। जब भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका जनाजा आगे जा रहा है और पीछे लोग उसके गीत गाते हुए जाएंगे, ठीक। तो ये इसे मसाणिया गीत बोलते हैं, ठीक है। जब उसकी डेथ होती है तब गाए जाते हैं मसाणिया गीत, ठीक है। इसके बाद अगला है नाथपंथी गायन। नाथपंथी नाथ संप्रदाय है, उससे संबंधित है। देखिए निमाड़ क्षेत्र में जोगियों से सबसे भिन्न लोक गायन है की पद्धति ये प्रायः गोरख, कबीर और भर्तरी गाथा का के लिए गायन करते हैं, ठीक है। इनके गीत गाए जाते हैं इसमें नाथपंथी में। इसके बाद एक गरबा गरबी निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। निमाड़ क्षेत्र में गरबा स्त्री परक अनुष्ठांगिक लोक गायन है, जबकि गरबी प्रायः पुरुष प्रधान होता है, ठीक। देखिए गरबा स्त्री प्रधान है और गरबी पुरुष प्रधान लोक गायन है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट जरूर ध्यान रखना। और ये भी कहाँ होता है, तो निमाड़ क्षेत्र में। इसके बाद अगला है बुंदेलखंड में कौन कौन से गीत गाते जाते हैं। बुंदेलखंड में कौन सी गायन शैली प्रसिद्ध है, तो बुंदेलखंड में होता है आला गायन, ठीक है। क्या है, आला। आला उदल गायन भी बोलते हैं, आला गायन भी बोलते हैं, ठीक है। दो भाई थे आला उदल, उनके गीत गाए जाते हैं। तो देखिए बुंदेलखंड में
आला गायन वीर रस की प्रधानता होती है। इसमें वीर रस की बात की जाती है, शौर्य की बात होती है, ठीक है। वीर रस में काव्य की प्रधानता होती है और यहाँ मुख्यतः एकल गायन शैली, क्या है, एकल गायन शैली के रूप में वर्षा ऋतु में शाम के समय में गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु जगनिक द्वारा रचित आलाखंड है, ठीक है। आलाखंड में वर्णित 52 लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। आला उदल की 52 लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। 52 लड़ाइयाँ जीते हैं, उसके ऊपर ये गाए जाते हैं। आला उदल ने लड़ी थी, ठीक है। जो 52 लड़ाइयाँ आला उदल ने लड़ी थी उसमें उनके शौर्य का वर्णन किया जाता है, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार से युद्ध लड़े और किस प्रकार से जीते थे उसका वर्णन मिलेगा। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक और नगाड़े हैं, ठीक है। ढोलक और नगाड़े बजाए जाते हैं उस टाइम पर, ठीक। इसके बाद देखिए भोला गीत अथवा बम्बुलिया, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि भोला गीत या बम्बुलिया कहाँ पर होता है, तो निमाड़ क्षेत्र में होता है। गायन है, ठीक है। भोला गीत अथवा बम्बुलिया को लमटरा गीत भी कहा जाता है, लमेटरा गीत भी कहा जाता है। और ये गीत मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर स्त्री पुरुष के द्वारा गाए जाते हैं, के द्वारा समूह में गाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर शैली में गाए जाते हैं। प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब होता है स्त्री पुरुषों के द्वारा। और इसमें शिव एवं शक्ति से संबंधित होते हैं, ठीक है। मतलब पार्वती और शिव से संबंधित ये गीत होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन गीतों के गायन में की सर्व प्रमुख विशेषता यहाँ है कि इनमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, बस गीत गाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बेरायट गायन, यहाँ कथा गायन शैली, ये कथा है, ठीक, कथा के रूप में गाया जाता है बेरायट, जिसमें मुख्य रूप से महाभारत की कहानियों का वर्णन होता है। मतलब वो उस महाभारत की कहानियाँ गाकर सुनाते हैं, ठीक है। साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्रों, लोक गायकों की कथाएं गाई जाती है और यह मुख्यतः धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात्रि के समय गाया जाता है। इसके बाद अगला गायन है हमारा देवारी गायन। कौन सा गायन है अगला? देवारी। देवारी गायन दोहों पर केंद्रित होता है। देवारी गायन में क्या गाया जाता है? दोहे गाए जाते हैं। अहीर, गौली, घोसी, बरेदी आदि जातियों में देवारी गायन और नृत्य की परंपरा है, ठीक है। ये गायन भी होता है और उसके साथ डांस भी करते हैं। और यहाँ मुख्यतः दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। इस गायन में परंपराओं में ग्वाल बाल, सिर पर मोर पंख धारण करके गायन के साथ साथ नृत्य भी करते हैं, ठीक, गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। देवारी के दोहे के विषय राधा कृष्ण, प्रेम प्रसंग, वीर रस युक्त और भक्ति रस पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है अब हमारा जगदेव का पुआरा। अगला गायन कौन सा है? जगदेव का पुआरा। जगदेव का पुआरा मुख्यतः चैत्र और आश्विन मतलब कुंवार मास में गाया जाने वाला भजन शैली का गीत है, ठीक है। एक भजन है और इसमें देवी की स्तुति से संबंधित भजन गाए जाते हैं, मतलब इसमें देवी से संबंधित गीत गाए जाते हैं। और अश्विन माह में जावरा गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फाग गीत, फाग गायन कृष्ण और राधा पर केंद्रित होता है। फाग गीत किस पर केंद्रित होता है? कृष्ण और राधा पर केंद्रित होता है और होली के अवसर पर गाया जाता है फाग गीत, ठीक है। होली के अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ मुख्यतः पुरुष प्रधान गायन है। फाग गीत किसके प्रधान होता है? तो पुरुष के प्रधान। पुरुष गाँव में टोली निकालते हैं और फाग गीत गाते हैं होली पर विशेषकर। और फाग गीत बुंदेलखंड के अतिरिक्त बघेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में भी प्रचलित होता है, यहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए हरदोलों की मनोती। हरदोलों की मनोती बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है और ये वीर प्रधान गाया है। हरदोलों की मनोती में क्या होता है? एक आता है व्यक्ति, ठीक है, जो ये गीत गाता है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्लाता है और फिर वो गाँव से सामान वगैरह इकट्ठा करता है, तो वो हरदोलों की मनोती होती है। या फिर वो जोर जोर से गीत गाता है और गाँव में से इकट्ठा करता है, ठीक, अनाज वगैरह या पैसे वगैरह, तो वो हरदोलों की मनोती है, ठीक है। ये मालवा में भी कई बार आते हैं मांगने, तो वहाँ पर भी होता है। और यहाँ वैसे विशेष रूप से ये कहाँ का है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में हरदोलों की मनोती मांगी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए बघेलखंड के लोक गायन। बघेलखंड में कौन कौन से लोक गायन होते हैं? तो बस देवा गायन। बसदेवा बघेलखंड का एक पारंपरिक गायन है जो हरबोले जाति द्वारा गाया जाता है, ठीक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखकर पीला वस्त्र धारण कर
रामायण कथा, कर्ण कथा, श्रवण कुमार कथा आदि का चित्रण और गायन गाया जाता है। ठीक है, ये पात्र होते हैं और इनके ऊपर वो गीत गाते हैं। ठीक है, इसके बाद है बीरहा गायन। बीरहा गायन बघेलखंड में बीरहा गायन सभी जातियों द्वारा गाया जाता है और ये प्रश्न उत्तर शैली में गाया जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गीत होता है। ठीक है, बीरहा गायन होता है ये प्रश्न उत्तर पर आधारित होता है। ठीक है, और बीरहा के समय सामान्य गाया जाता है, मतलब सभी जातियों में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फाग गायन। बघेलखंड में फाग गायन की परंपरा सबसे भिन्न और मौलिक है। ठीक है, फाग गायन या नगाड़ों के साथ फाग गायन किया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं और फाग गायन होता है। फाग गायन में पुरुषों की मुख्य भागीदारी होती है। जो फाग गायन होता है इसमें पुरुषों की ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं और सामूहिक स्वरों में फाग गीतों का गायन नगाड़ों की विलंबित ताल पर प्रारंभ होता है और धीरे धीरे तीव्रता की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, नगाड़ों की टंकार पर समूह गायन का ऊंचे स्वर, मतलब जो फाग गायन होता है वो ऊंचे स्वर में गाया जाता है। ठीक है, और यहाँ एक उत्साहपूर्ण वातावरण निर्मित करने में सफल होता है। ठीक है, और फाग का स्रोत फाग गायन के साथ घूमने लगते हैं। ठीक है, और बघेलखंड में फाग गायन की अनेक लोक मंडलियाँ हैं। ठीक है, बघेलखंड में फाग गायन के लिए कई ग्रुप है। ठीक है, कई अलग अलग मंडलियाँ हैं। इसके बाद बांस गीत। बघेलखंड क्षेत्र में बांस गीत लोक कथाओं, लोक गाथाओं के रूप में गाया जाता है। ठीक है, बांस गीत लोक गाथाएँ जो प्रचलित गाथाएँ उसके रूप में गाया जाता है। इसमें गायक, रागी, वादक प्रमुख होते हैं। बांस गीत मोरध्वज, कर्ण की गाथाओं पर भी आधारित महिला परक गीत होते हैं। ठीक है, महिलाओं के द्वारा भी गाए जाते हैं, महिला परक भी होते हैं और उच्च स्वर तथा कथात्मक गायन शैली में गाए जाते हैं। अगला है अब हमारा सीदेव गायन। कौन सा है? सीदेव। ठीक है, अब सीदेव गायन यहाँ बघेलखंड का जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गायन होता है। इसके बाद है पड़वानी गायन। ठीक है, पड़वानी गायन पांडवों की उच्च स्वर सहित एकल कथा गायन शैली होती है। ठीक है, पड़वानी में जो पांडवों की कहानी है वो जोर जोर से गाकर बताई जाती है। ठीक है, गाँव में, जिसमें आध्यात्म, धर्म, उद्देश्य, शौर्य, साहस, श्रृंगार आदि भावों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे जो पांडवों के साथ जो जो घटनाएं घटी है वो गाकर बताई जाती है और मुख्यतः शहडोल, बालाघाट, अनूपपुर आदि क्षेत्रों में गोंड आदिवासियों की प्रधान शाखाओं से संबंधित हैं। इसके बाद है घोटलू पाठ, घोटलू पाटा। ठीक, या घोटुल पाटा। ठीक, घोटलू और घोटुल एक ही होता है। ठीक, कहीं पर इसको घोटुल प्रथा भी बोलते हैं या घोटुल पाठा भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ गोंड एवं मुड़िया जनजाति में मृतक गीत है। इसे बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा गाया जाता है, जिसमें मुख्यतः राजा जोलोंग साई की कथा से के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये मध्य प्रदेश के सभी गायन हो गए। ठीक है, मालवा के हो गए, निमाड़ के हो गए, बुंदेलखंड, बघेलखंड के हो गए। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।